नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत गद्य भाग के तीसरे पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी और उनका निबंध गेहूं बनाम गुलाब, जो कि एक महत्वपूर्ण विचारात्मक निबंध है, गद्य गीत शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने प्रतीकात्मक रूप में कई सारी चीज़ें कही है, उस पर हम विचार करेंगे। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो इस निबंध का पाठ करना है, यानी कि इसको पढ़ना है और समझना है। इसके बाद जो अगली चर्चा होगी, इस निबंध का विश्लेषण करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी के इस निबंध के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जो कि गद्य गीत शैली में लिखा गया है। इसमें बेनीपुरी जी एक प्रकार से भावुक होकर के वस्तु स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और एक गंभीर चिंतन भी इसमें दिखाई देता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, गेहूं और गुलाब। गेहूं मनुष्य के श्रम का प्रतीक है और गुलाब विलास का प्रतीक है। गेहूं व्यक्ति के शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल का प्रतीक है और गुलाब व्यक्ति की मानसिक वृत्तियों का प्रतीक है। गेहूं मनुष्य के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे उसकी भूख मिटती है और उसकी देह पुष्ट होती है, उसे शारीरिक बल मिलता है। जबकि गुलाब से मनुष्य की शारीरिक या मनुष्य की सौंदर्य वृत्ति है, मानसिक वृत्तियां हैं, वो तृप्त होती है। दोनों आवश्यक है, व्यक्ति के जीवन के लिए दोनों आवश्यक है, पर मनुष्य के लिए गेहूं अधिक ज़रूरी है। किंतु समय बदल रहा है, हम संचय की ओर बढ़ रहे हैं, अधिक प्राप्त करने की तरफ भाग रहे हैं, विलासिता की ओर दौड़ रहे हैं। श्रम से हमने नाता तोड़ लिया है और विलास में डूबने लगे हैं। परिणाम सामने है, विलासिता, गंदगी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ जीवन। यानी कि दोनों चीज़ों में हमने संतुलन नहीं बनाया है, या कि हमारे जीवन में इन चीज़ों का संतुलन नहीं है। खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, यही इस निबंध का मूल चिंतन है। इसका कारण यह भी है कि हमारे जीवन में भूख और विलास के बीच संतुलन बिगड़ गया है। गेहूं और गुलाब के बीच कोई विवेकपूर्ण संबंध नहीं रहा है। यही हमारी त्रासदी है। बेनीपुरी जी इस रचना में यही रेखांकित करते हैं कि जीवन तभी सही दिशा में चल सकता है जब हमारी आवश्यकताओं और विलासिताओं के बीच संतुलन हो। हम शारीरिक विकास की ओर जितना ध्यान देते हैं, हमें अपनी मानसिक वृत्तियों के विकास, मानसिक वृत्तियों के उन्नयन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब भी हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके सौष्ठव पर, उसके विकास पर, तो हमें उतना ही ध्यान हमारी मानसिक वृत्तियों, आंतरिक अभिरुचियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसी चीज़ पर लेखक ने बहुत ही सहज रूप से अपनी बात इस निबंध में कही है। आगे देखिए, अब हम इस निबंध का पाठ करेंगे, इसे पढ़ेंगे और सबसे पहले उसे समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसमें जो कुछ शब्द आए हैं उनका शब्दार्थ भी हम जान लें। तृप्त यानी संतुष्ट, क्षुधा यानी कि भूख, पिपाशा अर्थात प्यास, काफला यानी समूह, तरजीह यानी कि महता, ये तरजीह होता है, तरजीह अर्थात महता यानी कि महत्व देना, समिधा अर्थात सामग्री,
प्रस्फुटित यानी कि फूटना, नारकीय यंत्रणा अर्थात नरक के समान कष्ट या यातनाएं, बुभुक्षा यानी कि भूख, यूटोपिया अर्थात कल्पना का वितान अर्थात कल्पना, हस्ता मलकवत अर्थात हथेली पर आंवला के समान, प्रचुरता यानी कि बहुतायत, ज़्यादा मात्रा, उन्नयन अर्थात ऊंचा, प्रभुता अर्थात श्रेष्ठ, शौक शौक दीदार यानी कि दर्शन का शौक, इच्छा, नज़र यानी कि दृष्टि। अब हम गेहूँ बनाम गुलाब निबंध जो कि आपके पाठ्यक्रम में है उसका पठन करेंगे, उसे पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप के बाद तीसरा निबंध है। देखिए, गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूँ बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? मनुष्य पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? यहाँ पर आप पुष्ट देखिएगा, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। होना यही चाहिए कि पुष्ट शरीर हो और मानस भी तृप्त होना चाहिए, यानी कि मानसिक वृत्तियों का भी विकास होना चाहिए। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा पिपासा पिपासा, यानी कि जब व्यक्ति इस धरती पर उसने सबसे पहले जन्म लिया और जीवन संघर्ष किया तो उसे सताने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें थी भूख और प्यास। उसके सामने यही प्रश्न था, क्या खाएं क्या पिएं। माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे, यानी कि सब कुछ को उसने खाया। गेहूँ उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा, उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा, यानी कि गेहूँ उसकी भूख मिटाने का प्रमुख साधन बन गया है। और उसने सोचा गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ, इसी से उसकी भूख मिटेगी। मैदान जोते जा रहे हैं गेहूँ के लिए, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूँ के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है, अर्थात व्यक्ति को अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए, भूख प्यास मिटाने में ही वह व्यस्त रहा। उसने अपनी मानसिक वृत्तियों के विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया। भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति ने कभी उसकी मानसिक वृत्तियों के उन्नयन के बारे में नहीं सोचा। अपने आदिम काल में शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है, उन पर उसने ध्यान नहीं दिया। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाएं, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर है? अर्थात जहाँ तक पेट भरने का सवाल है तो पेट मनुष्य भी भरता है और पशु भी भरता है, लेकिन हम पशु नहीं हैं, मानव है। मानव और पशु में अंतर है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, अर्थात उसकी मानसिक वृत्तियों के विकास ने ही उसे पशु से अलग किया है। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी, यानी कि मानसिक वृत्तियों के विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना। यही नहीं, जब उसकी भूख खाऊं खाऊं कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टकी हुई थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उसकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही, मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप ने
छप छप में उसने ताल पाया, तराने छेड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंशी भी बनाई। अर्थात मानसिक वृत्तियों के विकास भी व्यक्ति की एक सहज प्रवृत्ति है। वह केवल अपनी भूख प्यास को ही नहीं मिटाता, भौतिक वस्तुओं को खा करके उसकी आंतरिक मानसिक वृत्तियों को तृप्त करने के लिए भी वह शुरू से ही संगीत आदि का सहारा लेता रहा है। रात का काला धूप पर्दा दूर हुआ, यानी कि सभ्यता विकास की ओर आगे बढ़ी। तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की सैन सैन प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से आसमान में जब बादल उमड़े, तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि उसने प्रकृति के साथ, प्रकृति के क्रिया व्यापारों के साथ अपने मानसिक भावों को आरोपित किया। प्रकृति के सुखद दृश्यों से उसने सुखी होना सीखा। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। कहने का तात्पर्य यह कि जब वर्षा काल में, वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कृषि कार्यों के लिए, लेकिन व्यक्ति केवल उसे कृषि कार्यों की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे एक उत्सव के रूप में मानता है, गीत संगीत के रूप में मानता है। गीत संगीत की परंपरा भी उस बारिश के साथ शुरू होती है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। कवि एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि पशु और व्यक्ति में क्या अंतर है। शारीरिक दृष्टि से भी अंतर है, मानसिक वृत्तियों की दृष्टि से तो अंतर है ही सही, मानसिक वृत्तियों की दृष्टि से भी अंतर है कि मानव शरीर में पेट का स्थान सबसे नीचे है, यानी कि खाने का स्थान है वो उसके जीवन में सबसे नीचे है। हृदय बीच में है और मस्तिष्क सबसे ऊपर है। मस्तिष्क ही व्यक्ति की मानसिक वृत्तियों का विकास करता है। हृदय का भी उससे संबंध है। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय प्राप्त की। यानी कि व्यक्ति केवल अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए ही सर्वांश में जीने पर अवलंबित नहीं रहा, या कि पेट भरने के लिए ही जिंदा नहीं रहा। उसने अपना आगे का विकास भी किया, अपनी सभ्यता का विकास किया, अपने मनोविकारों का विकास किया, अपने जीवन में अनुशासन आदि का विकास किया। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। यानी कि केवल शारीरिक आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त करने की उनकी आवश्यकता रही कि व्यक्ति केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए या कि उदर पूर्ति के लिए ही जिंदा रहे, इस बात पर, इस विचार पर उसने विजय प्राप्त कर ली। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वो सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था, यानी कि इन दोनों चीज़ों में बराबर से भी जो कि सभ्यता के विकास के अनंतर संतुलन स्थापित हुआ। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था और रात में रास रचाता था। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि उनका आराध्य देव भी, उनके जीवन में भी दोनों चीज़ों का बराबर संतुलन था कि वो दिन में गाय चराता था अर्थात कर्म करता था, रात में अपनी मानसिक वृत्तियों के उन्नयन के लिए रास लीलाएँ किया करता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला, और जब आकाश पर उसकी नज़रें गड़ी तो उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है, किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हाड़ तोड़ने वाली
उबाने वाली, थकाने वाली, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह से शांत नहीं कर सकता। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। यह व्यक्ति के पतन का कारण बना। जब व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक वृत्तियों में संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर कई प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, समाज में जन्म लेती है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। पहले बांसुरी थी, लेकिन बाद में जो सभ्यता का विकास होता गया, व्यक्ति की मानसिक वृत्तियां विकृत होती गई, तो व्यक्ति शांति से अशांति की ओर आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पहले बांसुरी थी और महाभारत काल में शंख और चक्र आ गए जो युद्ध के प्रतीक हैं। नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर और दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ सकता है? क्या मानव पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? ये कदापि संभव नहीं है। वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। कवि मानव के विकास के, मानव की गति के बारे में कह रहा है कि वह रुकने वाला नहीं है। हमें गतिशील रहकर ही हमारी इन वृत्तियों में संतुलन स्थापित करना होगा, शारीरिक और मानसिक वृत्तियों में। आगे देखिए, और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? लेखक के मन में प्रश्न है कि व्यक्ति और समाज के अंदर शारीरिक वृत्तियों और मानसिक वृत्तियों में जो असंतुलन स्थापित हो गया है, असंतुलन हो गया है, और जिसके कारण समाज में चारों तरफ अराजकता है, हिंसा है, मारकाट है, शोषण है, क्या वो मिट पाएगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वो बांसुरी वाला समय क्या कभी आएगा? नहीं। मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा करो, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा है कि मानव सभ्यता के विकास का यही तकाजा है कि गेहूं पर गुलाब की विजय होना चाहिए, शरीर पर व्यक्ति की मन की विजय होना चाहिए, शरीर पर शारीरिक आवश्यकताओं पर, शारीरिक आकांक्षाओं पर व्यक्ति की मानसिक वृत्तियों की विजय होना चाहिए, व्यक्ति की मानसिक वृत्तियों का उन्नयन होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। यही इस निबंध की मूल आकांक्षा है। लेखक कहता है क्या ये संभव है? बिल्कुल, लेखक का ये मानना है, आशावादी स्वर है, बिल्कुल 16 आने संभव है, 100% संभव है। विज्ञान ने बता दिया है ये गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्या है, ये भूख क्या है, गेहूं का गेहूत्व क्या है, हम जान गए हैं। ये गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, हम यह भी छिपा, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम कहलाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गुड़ाई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? यह तो
अनहोनी बात, यूटोपिया, यूटोपिया अर्थात एक काल्पनिक वितान है, काल्पनिक बात है। हाँ, ये अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। वो शांति और सद्भाव के लिए जब तक काम नहीं करेगा, ये काम संभव नहीं है। जो ही उसने जीवन की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्ता मलकवत सिद्ध होकर रहेगी, अर्थात तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और विज्ञान को इस ओर आना है ही नहीं तो मानव क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकाले ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, ये गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी। कहने का तात्पर्य यह, भौतिक संपन्नता से ही मानसिक वृत्तियों का विकास नहीं हो सकता। जिस प्रकार से रावण की सोने की लंका थी, लेकिन उसमें असद वृत्तियाँ ही निवास करती थी, राक्षस ही निवास करते थे, वो राक्षस कभी भी मानव नहीं बन पाए, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं हुआ करती थी। इसलिए भौतिक विकास को हम सर्वांश में सत्य नहीं मान सकते, पूर्ण नहीं मान सकते। मानसिक विकास का भी होना जरूरी है। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो भक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। कुंभकर्ण। गेहूँ बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि गेहूँ भी प्रचुर हो, लेकिन हमारे अंदर उस असद वृत्ति का विकास न हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। वो क्या है? इंद्रियों के संयमन की और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, इंद्रियों के संयमन की और दूसरी वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। क्या है? बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई, अर्थात भंग हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा मानसिक पतन होता जा रहा है। इसलिए उपाय एकमात्र है और वह है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने का, मानसिक वृत्तियों को ऊंचाई की ओर ले जाना, कामनाओं को सूली वासनाओं के क्षेत्र में, कामनाओं को स्थूल, यहाँ पर स्थूल पढ़िएगा आप, स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त करना। शरीर पर मानव की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो गेहूं पर गुलाब की। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप से रक्त बहाती रही। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। लेखक बड़ा ही आशावादी स्वर में कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जब हम शरीर से ज़्यादा व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, उसकी आंतरिक वृत्तियों के विकास पर बल देंगे और हम उनका विकास कर पाएंगे। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया अर्थात
मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आह कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। लेखक बड़ा ही आशावादी और भावुक होकर के ये उम्मीद कर रहा है कि निश्चित रूप से हम मानस जगत का विकास कर पाएंगे जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, भौरे नाच रहे, गुंज रहे, फूल सुंगनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद उत्साह अर्थात उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं, आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आँखों से गुलाब झांक रहे हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मानसिक वृत्तियों को ऊपर की ओर उठा लेगा, उच्च स्तर की ओर ले जाएगा, उनका विकास करेगा, तो फिर समाज में किसी तरह की कोई गंदगी, किसी प्रकार की कोई कुरूपता, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, मारकाट नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? लेखक इसका उत्तर देना चाह रहा है, वो आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। अर्थात तुम शरीर के गुलाम बने हुए हो, तुम्हारे ऊपर शारीरिक आवश्यकताओं का जाल फैला हुआ है, इसलिए तुम मानसिक वृत्तियों के विकास की बात नहीं सोच रहे हो या कि उसकी संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हो। पर्दे को हटाइए और देखिए वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इसी मिट्टी की पृथ्वी पर ही है। लेखक कहता है, शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा करें। अर्थ कहने का तात्पर्य यह कि अगर तुम मानसिक वृत्तियों का उन्नयन करना चाहते हो तो और उसे देखना चाहते हो तो तुम अपनी दृष्टि को इस प्रकार से विकसित करो कि तुम शरीर की और मानस जगत की दोनों की तुलना कर सके, दोनों को समझ सके, और कि मानसिक वृत्तियों के उन्नयन से मानव जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण होगा, इसका महत्व तुम्हारे समझ में आएगा। तो लेखक ने इस निबंध के अंदर जो बात कही है, सबसे महत्वपूर्ण ये कही है कि व्यक्ति को केवल शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ही हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसे अपनी मानसिक वृत्तियों का भी उन्नयन करना चाहिए, मानसिक वृत्तियों का भी विकास करना चाहिए। अगली जो चर्चा होगी वह इसी पाठ पर आधारित होगी, जिसमें हम इस निबंध का और भी विश्लेषण करेंगे, इसके मूल प्रतिपाद्य को समझेंगे। आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।